हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी ऐसे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उन स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी सोल्ड या अनसोल्ड पेपर हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाएं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका थर्ड पेपर आता है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों, हमने इस सेमेस्टर से स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट इकोलॉजी के बारे में, जिसके 8 लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर हैबिटेट और इकोलॉजिकल निच। ये एक बहुत ही स्मॉल चैप्टर है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा इस वीडियो के अंदर, इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच क्या होता है, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या हैबिटेट क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फोर्थ चैप्टर, जो कि है इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए हैबिटेट। ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि हैबिट और इकोलॉजिकल निच में क्या अंतर होता है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंशिएट स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और इसी चीज़ को वो समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो के अंदर वही हम समझने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट हैबिटेट। आइए समझते हैं डेफिनेशन की मदद से हैबिटेट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज द प्लेस और फिजिकल लोकेशन वेयर इट एक्चुअली लिव्स। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी की वह जगह होती है, वह फिजिकल लोकेशन होती है जहां पर वो वास्तविक रूप से रहता है। वेयर इट एक्चुअली लिव्स, इट रिप्रेजेंट सम फिजिकल एरिया एट सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल ओशन हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है या ट्री हो जाता है। यानी हैबिटेट लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। द हैबिटेट मे बी एज लार्ज एज द ओशन और ए प्रेरी। हैबिटेट जो होता है वो समंदर या घास के मैदानों की तरह लार्ज भी हो सकता है, और एज स्मॉल एज द अंडरसाइड ऑफ द रोटेन लॉग और द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट। यानी रोटेन लॉग और टर्माइट की इंटेस्टाइन की तरह स्मॉल भी हो सकता है। एन ऑर्गेनिज्म में बी स्पेसिफिक टू इट्स हैबिटेट। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो अपने हैबिटेट के प्रति स्पेसिफिक भी हो सकता है और मे बी शो वाइड एडेप्टेशन, और वो जो है वाइड एडेप्टेशन भी शो कर सकता है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट इकोलॉजिकल निच। अभी हमने हैबिटेट को डिफाइन किया, अब हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल निच के बारे में, फिर उसके बाद हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। आइए समझते हैं इकोलॉजिकल निच क्या होता है। द इकोलॉजिकल निच डिस्क्राइब हाउ ए स्पीसीज इंटरेक्ट विद एन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल निच डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम से इंटरेक्ट करता है। द निच ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड ऑन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। किसी भी स्पीसीज की जो निच होती है वो डिपेंड करती है उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पर, विच अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज टू सर्वाइव एंड एंड्योर। यानी कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं इकोलॉजिकल निच की और भी डेफिनेशन। फिलहाल अभी मैं आपको सिंपली समझाऊं हैबिटेट और इकोलॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ईपी ऑडम। उन्होंने बताया कि हैबिटेट क्या है। हैबिटेट एड्रेस बताता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस बताता है, और निच जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन बताता है। हैबिटेट ये कहता है कि वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कोई ऑर्गेनिज्म कहां पर रहता है, ये हैबिटेट बताता है। और निच क्या बताता है, हाउ आर ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, ये जो है निच बताता है। कैसे रहता का क्या मतलब कि कैसे वो सर्वाइव करता है, उसके फूड रिसोर्सेज क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में उसके फूड क्या क्या है, वो कैसे खाता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। यानी उसकी जो फंक्शनल एरिया होता है जहां पर वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, वही कहलाता है निच। तो निच और हैबिटेट में जो बेसिक जो मेन डिफरेंस होता है, हैबिटेट सिर्फ एक एरिया है जो कि एक एड्रेस बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, राइट। और निच बताता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, वो पूरे दिन अपनी जो फंक्शनल एक्टिविटी, जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो कहाँ पर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके निच के बारे में बात करूँ तो आप भले ही अपने एक मकान में रहते होंगे, लेकिन उस मकान में भी आप लोग एक कमरे में रहते होंगे, एक छोटे से कमरे में जहाँ पर आप मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते होंगे, राइट। मतलब आपका एक कमरा होगा, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका एक पर्टिकुलर रूम होगा, उस रूम के अंदर आप लोग स्टडी करते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, गेम खेलते होंगे। यानी आपकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी आपके पूरे घर में,
उस कमरे में ज़्यादातर होगी, तो वो आपका निच है, वो आपका प्रोफेशन है, राइट। तो निच और हैबिटेट में यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो इकोलॉजिकल निच को हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। निच और इकोलॉजिकल निच इज द फिजिकल पोजीशन और स्टेटस दैट इज गिवन ए स्पीसीज ऑक्यूपाई विद इन द कम्युनिटी और इन द इकोसिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल रोल एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। Ecological niche is an abstraction that include all the physical, chemical, physiological और biotic factor that are organism face during its existence। यानी कि इकोलॉजिकल निच के अंदर वो सारे फैक्टर इंक्लूड हैं, जैसे कि फिजिकल, केमिकल या फिजियोलॉजिकल या बायोटिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म अपने एग्जिस्टेंस की ड्यूरिंग यानी अपने जीवन काल के ड्यूरिंग फेस करता है, राइट। मैंने आपको कहा कि सिंपली ये उसका प्रोफेशन है कि कैसे ऑर्गेनिज्म जी रहा है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है, कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसके फूड रिसोर्सेज क्या है, कैसे वो खाने को पकड़ता है, खाता है, डाइजेस्ट करता है, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। It depends not only on where the organism live but also on what it's eat, what its range of movement and what its effect on other organism। यानी जो इकोलॉजिकल निच होता है ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, बल्कि ये भी बताता है कि वो क्या खाता है, उसका रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है, वो अदर ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है और अदर ऑर्गेनिज्म की वजह से वो कैसे अफेक्ट होता है, यानी सारी चीजें ये इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। According to E.P. Odum, habitat of an organism is its address and ecological niche is प्रोफेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, इकोलॉजिकल निच को एक लाइफ स्टाइल से जोड़ा जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोफेशन या लाइफ स्टाइल से जोड़ा जाता है, और हैबिटेट को उस ऑर्गेनिज्म के एड्रेस से जोड़ा जाता है। स्टूडेंट, इकोलॉजिकल निच को बायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करें, यानी बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जो लिविंग फैक्टर होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी या प्रीडेटर्स, ये एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इकोलॉजिकल निच को। अगर किसी जगह पर फूड की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए तो वहां पर वो एनिमल अफेक्ट होगा, उसका जो निच होगा वो भी अफेक्ट हो जाएगा। अगर हम एबायोटिक फैक्टर की बात करें, यानी नॉन लिविंग फैक्टर की, जो कि इकोलॉजिकल निच को अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर, लैंडस्केप या कैरेक्टरिस्टिक्स या सॉइल न्यूट्रिएंट्स या लाइट या अदर नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाते हैं, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर उस इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगा तो वो एनिमल या तो मर जाएंगे या वहाँ से भाग जाएंगे, यानी उनका जो निच होगा, जो हैबिटेट होगा, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल निच को बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, राइट। इकोलॉजिकल निच को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Ecologists use the competitive exclusion principle to help understand how species coexist. According to this law, two species cannot occupy the same ecological niche in a habitat if they are competing for the same resources या food resources। तो सिंपली ये नियम क्या कहता है, हैबिटेट के अंदर दो स्पीसीज सेम इकोलॉजिकल निच को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती अगर वो सेम तरह के फूड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीटिंग कर रही है, आपस में लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, आप कह सकते हैं स्ट्रगल कर रही हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि दो स्पीसीज जो कि सिमिलर फूड्स को खा रही हैं, जिनका फूड रिसोर्सेज बिल्कुल सिमिलर है, तो अब इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा उस खाने के लिए, उस फूड के लिए। जो उस फूड को जल्दी खा लेंगी वो जो है अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेंगी या अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेंगी, और जो स्पीसीज उसको नहीं खा पाएंगी उनकी धीरे धीरे वो जो है डिक्रीज होती चली जाएंगी, वो भूखे मर जाएंगी या फिर वहाँ से वो पलायन कर जाएंगी, भाग जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। दो स्पीसीज जिनका फूड रिसोर्स बिल्कुल सिमिलर है, यानी वो सेम तरह के खाना खाती हैं, तो क्या होगा अगर वो एक ही निच पर प्रेजेंट होंगी, वहाँ पर उनके बीच कॉम्पिटिशन हो जाएगा, उस खाने को लेकर उनके बीच कंपटीशन हो जाएगा और वही स्पीसीज जीतेगी, वही स्पीसीज अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगी जो उस खाने को खा लेगी। बाकी जो दूसरी स्पीसीज है या तो उसे वहाँ से भागना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, या फिर वो वहाँ पर मर जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर उसे फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी स्पीसीज पूरी तरह से खा करके अपनी जनसंख्या को बनाए रखेंगी, मेंटेन रखेंगी। तो इस प्रकार से ये इसीलिए कहा गया है कि दो स्पीसीज जो होती हैं वो एक ही इकोलॉजिकल निच पर ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। यूरेशियन रेड स्क्वेरल और ईस्टर्न ग्रे स्क्वेरल को जब एक ही जगह पर रखा गया, ये दोनों के दोनों एक ऐसी स्पीसीज है जो कि सेम तरह के खाने को खाती हैं, यानी इनका जो फूड है वो बिल्कुल सिमिलर है।
अब धीरे धीरे क्या देखा गया, जो ईस्टर्न ग्रे स्क्वेरल होती है, यानी कि जो ईस्टर्न ग्रे गिलहरी है, जो स्क्वेरल है, वो जो है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो रेड स्क्वेरल है, यूरेशियन रेड स्क्वेरल, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रे स्क्वेरल है वो आकर के उन्हें मार रही है, इसका कारण ये है क्योंकि वो उसके जो फूड रिसोर्सेज हैं उसको फटाफट यूटिलाइज जल्दी कर रही हैं। जो ईस्टर्न ग्रे स्क्वेरल है वो फूड रिसोर्सेज को जल्दी यूटिलाइज कर रही हैं, और बाकी जो रेड स्क्वेरल है उनकी जनसंख्या इसीलिए कम हो रही है क्योंकि उन्हें फूड रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, यानी खाने के लिए उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्रे स्क्वेरल कंपटीशन में जीत जाती हैं और वो खाने को खा लेती हैं। तो यही चीजें लिखी गई है लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में। टू स्पीसीज कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल niche इन ए हैबिटेट इफ दे आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम फूड रिसोर्सेज। अगर मैं कोई और छोटे एग्जाम्पल से लूँ जिससे कि आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आ सके, जैसे एक पेड़ पर दो डिफरेंट तरह की चिड़िया रह रही हैं। एक चिड़िया है जो कि मांसभक्षी है, यानी कि कार्निवोर्स है। एक चिड़िया ऐसी है जो कि हर्बीवोर्स है, यानी कि वो पेड़ पौधे को या पत्तियों को खाती है। तो इन दोनों के बीच कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो फूड रिसोर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है, सेम स्पीसीज है लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, अगर उनका सिमिलर फूड रिसोर्स है तभी उनके बीच कंपटीशन होगा। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि अब डिफरेंट फूड रिसोर्स है दोनों चिड़िया यानी दोनों स्पीसीज के बीच जो फूड रिसोर्स है वो डिफरेंट है। तो एक कहेगी कि आप ऐसा करो, आप पेड़ पर सबसे ऊपर की तरफ चले जाओ, मैं पेड़ के बीच में एग्जिस्ट कर जाऊँ, क्योंकि हमारा जो फूड रिसोर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक हर्बीवोर्स है और एक कार्निवोर्स है, उसको वो मांसभक्षी है, उसे मांस से मतलब है, और दूसरी जो है वो हर्बीवोर है, यानी कि उसको सिर्फ पत्तियों से या घास से मतलब है। तो यानी ये दोनों स्पीसीज का जो फूड रिसोर्स है वो डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों के बीच कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन कहाँ पर होगा, कंपटीशन जहां पर सिमिलर फूड रिसोर्स के लिए दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हैबिटेट और इकोलॉजिकल निच या लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।